हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसमें ना एक टर्म आता है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ये जो मैट्रिक्स पोलिनोमियल है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही है। इससे क्वेश्चन जो बनेगा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन होगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मैट्रिक्स पोलिनोमियल। अब ध्यान दें, इधर देखेंगे इधर। अच्छा, क्या लिखा हुआ मैट्रिक्स पोलिनोमियल। अच्छा, पोलिनोमियल का हिंदी क्या होता है? बहुपद। और 10th में एक चैप्टर था पोलिनोमियल बहुपद, वहां आप इसको ढंग से पढ़ चुके हैं। अच्छा, क्या होता है इधर ध्यान दें, आप ही बताओगे क्या होता है। मान लेते कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x² + 5x + 6, है ना। इसको आप क्या बोलते हो? बहुपद बोलते थे आप। इसमें क्या करते थे आप? इसका नाम बोलने के लिए आप x का मैक्सिमम पावर देखते थे। इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसका और एक स्पेशल नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर पावर 2 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं। अच्छा, अगर इसका हिंदी बोले, हिंदी क्या होता है? द्विघातीय बहुपद, क्योंकि x पे मैक्सिमम पावर कितना है? 2। वैसे ही अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं पे 4x³ - 3x² + 2x + 9, इसमें अगर देखेंगे आप ध्यान से तो x में मैक्सिमम पावर कितना? 3 है। तो 2 भी है तो 1 भी, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना? 3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसका स्पेशल नाम है क्यूबिक पोलिनोमियल। हिंदी बात करेंगे तो त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघातीय बहुपद। या और भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, x पे पावर 4 - 3x³ + 2x² - x + 9। क्या बोलेंगे इसको? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। देखें मैक्सिमम पावर कितना? 4। इसका स्पेशल नाम है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हिंदी बात करेंगे तो चतुर्घातीय बहुपद। इस टाइप का जो भी रहता लिखा हुआ ना, कोई जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। अच्छा, कहीं पे अगर इसको ऐसे fx बोल दें, fx मतलब फंक्शन हो गया। fx फंक्शन देखेंगे, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो अब इसको हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन। तो अब ये सब क्या हो गया? पोलिनोमियल फंक्शन। अब ध्यान दें, ये तो हो गया आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, यहां पे x लिखा हुआ है। अब क्या होगा? जैसे मान लेते हैं fx = लिखा हुआ x² + 5x + 6। x कोई वेरिएबल है यहां पे। अभी क्या करते हैं? x के जगह ना कोई मैट्रिक्स पटकते हैं। x के जगह कोई मैट्रिक्स पटकते हैं, ठीक। मान लेते हैं a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है a। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? जहां जहां x है वहां वहां a हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप इसको? a² + 5a + 6, यही लिखेंगे आप। जहां x था उसके जगह क्या लिख दिए? a लिख दिया। x था तो x हो गया था, a है तो क्या होगा? x के जगह x² है तो a², यहां x है तो यहां a हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये जो लिखा हुआ है यहां पे एक मैट्रिक्स है, यहां भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन यहां अगर ध्यान से देखेंगे ना, यहां 6 एक नंबर है, a² एक मैट्रिक्स होगा, 5a एक मैट्रिक्स होगा। ये दोनों अरेंजमेंट है और ये एक वैल्यू है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई भी अरेंजमेंट के साथ, मतलब कोई भी मैट्रिक्स के साथ कोई वैल्यू कभी नहीं जुड़ता है, कभी नहीं जुड़ सकता है। कहीं पे ऐसा लिखेंगे कोई मैट्रिक्स है 2 3 - 1 5 एक मैट्रिक्स है, +6 करेंगे तो अगर आप ऐसा जोड़ना चाहेंगे तो ऐड नहीं होगा। कैसे होगा? ये तो एक अरेंजमेंट है, ये तो एक वैल्यू है, जुटेगा कभी? क्या नहीं जुटेगा। तो आपको क्या करना है? जहां पे कांस्टेंट टर्म आए इसको मैट्रिक्स बनाना है। आप इसको यहां लिखेंगे 6i। i का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमेशा क्या करेंगे? जब भी कोई पोलिनोमियल फंक्शन में मैट्रिक्स आए तो जहां पे कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट, तो उसके साथ क्या लगाएंगे आप? i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ताकि वो भी एक मैट्रिक्स बन जाए। उसी तरह से अगर कहीं पे लिखा हुआ है fx = x³ - 3x² + 2x - 8, ऐसा लिखा हुआ है, और आपको अभी पूछेगा f(a), जहां पे a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या लिखोगे आप? क्या हो जाएगा? जहां जहां x है वहां वहां a लिखेंगे। क्या हो जाएगा? a³ - 3a² + 2a - 8। 8 को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, यहां पे हमेशा क्या करेंगे हम लोग?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। और ये जो आई होगा इसका भी ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर है। जिस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर का क्या होगा? आई भी होगा। तो क्या समझ में आया कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, उसको उसमें अगर मैट्रिक्स रखते हैं तो जहां जहां एक्स है उसके जगह तो मैट्रिक्स हो जाता है, लेकिन जहां कांस्टेंट है तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग? हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लेंगे। उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर वही होगा जिस ऑर्डर का वो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं? यहां पे ध्यान देंगे इधर क्या लिख सकते हैं? लेट एफ एक्स इक्वल टू a0 x पे पावर n, a1 x पे पावर n माइनस 1, a2 x पे पावर n माइनस 2 अप टू an is a polynomial function of degree n। ध्यान दें क्या लिखा है? लेट एफ एक्स इक्वल टू एक पोलिनोमियल फंक्शन है। अब ध्यान से देखें इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? n है, तो इसका डिग्री कितना होगा? n। और यहां पे जो n होगा ना n, वो n क्या होगा? जो पावर्स है, जो भी पावर है वो एक होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 ये सब होगा। ठीक, तो जो पावर्स है यही होगा। तो उस हिसाब से ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? n है। तो ये किस डिग्री का? इसका डिग्री कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। देन इधर ध्यान दे, देन अब देखेंगे, अब अपने को क्या लिखना है? एफ ऑफ ए, जहां पे ए क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा आप ही बताओ? जहां जहां x है वहां वहां तो a लिखेंगे। क्या हो जाएगा? a0 a पे पावर n, a1 a पे पावर n माइनस 1, a2 a पे पावर n माइनस 2 अप टू an। अच्छा, a0 a1 a2 ये सब जो है ना, ये सब कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है। तो यहां पे देखें आप ध्यान से, जो an है ये सिर्फ अकेला कांस्टेंट बच गया ना, इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? आई लगाना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसी को हम लोग अब क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इसी को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। और इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। इज कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। इसी को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अच्छा, वेर जहां पे a हमेशा क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ये जो i होगा, i क्या होगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहां पे i और a इसका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि सेम ऑर्डर वाला ही मैट्रिक्स जुड़ता है। तो यहां पे i और a का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a और i का क्या होगा? ऑर्डर सेम होगा, ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर। a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a और i दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो सबसे पहले आप यहां तक लिख लें, इसके बाद कुछ एग्जांपल लिखेंगे, आप ही बताओगे, आप ही सोचोगे कि क्या होगा। पहले लिख लें, यहां तक वीडियो को पॉज करके आप पूरा लिख लें। अब ध्यान देंगे इधर एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है, कहीं लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपको लिखना है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ऊपर में पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ ए लिखना है। तो क्या लिखोगे आप? ए स्क्वायर, एक्स के जगह ए रखेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस 5, एक्स के जगह ए हो जाएगा, प्लस 6, और यहां क्या लिखेंगे आप? अपने मन से आई लिखेंगे। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसे ही कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स
इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 ऐसा लिखा हुआ है। अगर आपको एफ ऑफ ए लिखना है जहां पे ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 9i। आई लिखना पड़ेगा आपको कांस्टेंट के साथ, और जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे आप, a रखेंगे। वैसे ही थर्ड एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1000, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप एफ ऑफ ए, जहां ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या लिखोगे आप, a टू द पावर 4, जहां जहां x वहां a, माइनस 3a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 1000i। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब क्या, जहां कांस्टेंट दिखेगा कांस्टेंट के साथ हम आपको क्या लगाना है, हमेशा i लगाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन, इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड एफ ए निकालना है, वेर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, आपको पूछा एफ ए क्या होगा। ध्यान दें इधर, देखेंगे इधर सॉल्यूशन गिवन, क्या क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है, यह है -1 2 3 1। इसके बाद क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब ध्यान दें इधर, जैसे ही आप एफ ए निकालेंगे तो x के जगह a रखेंगे, तो आपको जो है ना a स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा a स्क्वायर का जरूरत, तो आप सबसे पहले क्या करो, a स्क्वायर निकाल लो। निकालते हैं a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a इंटू ए करके, पहले भी निकाल चुके हैं हम लोग। तो a स्क्वायर a -1 2 3 1 इंटू -1 2 3 1। इधर ध्यान दें, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ना खुद के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज बराबर है ना, हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहां से ए स्क्वायर, इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर रूल क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, -1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6। फिर ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाला रो इस कॉलम से 3 इंटू -1 -3 1 इंटू 3 3, यही हो जाएगा। फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ 3 इंटू 2 6 प्लस 1 इंटू 1 1। तो यहां से ए स्क्वायर क्या मिल गया आपको, ए स्क्वायर इक्वल टू 7 0 0 7। ये निकल गया आपका ए स्क्वायर, ये निकल गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दें, नाउ आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ ए। आप ही बताओ एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a, जहां जहां x था वहां वहां a रख दिए, प्लस 3, और 3 कांस्टेंट है तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, i लगाएंगे। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैलकुलेट करते हैं, एफ ऑफ ए स्क्वायर क्या है, 7 0 0 7 -2, ए दिया हुआ है -1 2 3 1 प्लस 3। अब ध्यान दें, यहां पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, तो यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, ऑर्डर क्या होगा, यहां ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जुट रहा है और घट रहा है, और आपको पता है कि सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स जुटता है या घटता है। तो यहां क्या होगा, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1।
ये होता है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे 7 0 0 7 माइनस, अच्छा ये 2 क्या होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2 4 6 2 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 0 0 3, यही हो जाएगा एफ ऑफ ए। सबसे पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया 7 + 2 9 हो जाएगा, 0 - 4 -4 हो जाएगा, 0 - 6 -6 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा, प्लस 3 0 0 3। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको 9 + 3 12, -4 + 0 -4, -6 + 0 -6, 5 + 3 8। तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, जब आप एफ ऑफ ए लिखेंगे उसमें ध्यान रखना है एक्स के जगह तो ए रख देंगे और जहां कांस्टेंट होगा उसके साथ हमेशा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, लिख लें पहले यहां तक। अच्छा, अपने को जो है दो मैट्रिक्स को ऐड करना आता है, जोड़ना आता है, और कब ऐड होता है कैसे ऐड होता है ये भी आता है। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना आता है, कब सब्ट्रैक्ट होगा, कब घटेगा, कैसे घटेगा। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है, क्या कंडीशन है और कैसे मल्टीप्लाई होता है ये आता है। अब आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटा गुना, ये तीन चीज पढ़ लिए। अब क्या आएगा, डिवीजन, भाग, मैट्रिक्स का भाग। मैट्रिक्स का भाग होता ही नहीं है, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता, मैट्रिक्स का भाग नहीं होता, ये डिफाइन ही नहीं होता है। तो नीचे नोट लिखेंगे आप, नोट, इसमें लिखेंगे आप डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट डिफाइन। डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट डिफाइन, दैट इज ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, अगर ए बाई बी लिखा हुआ है तो आप सीधे लिखेंगे नॉट डिफाइन, ये डिफाइन ही नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे मैट्रिक्स का भाग नहीं होता है, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, लिख लें यहां तक, इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ए। आपको मैट्रिक्स ए निकालना है सच दैट दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब मैट्रिक्स ए निकालना है और एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। देखेंगे, ध्यान देंगे इधर, सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ है 2 1 3 -3 है, -1 0 4 इंटू ए इक्वल टू -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 15। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। अब इधर ध्यान दें, अगर ऐसा रहता या ऐसा रहता है 5x = 10, आपको पूछता है कि x का वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालते हो, आप क्या करते हो, x = इसको उधर भेजते हो तो यहां डिवाइड हो जाता है, भिड़ जाएगा 10 और 5 दो बार से 2 हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, इसको उधर भेजते हो और ये डिवाइड हो जाता है, तो x का वैल्यू निकाल लेते हो। अच्छा, यहां पे अननोन क्या a है, यहां अननोन a है। तो अगर आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि पूरा मैट्रिक्स को इधर भेज देते हैं और क्या हो जाएगा, a = ये वाला मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ये वाला मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ये वाला मैट्रिक्स। लेकिन अभी अभी पढ़े हम लोग कि मैट्रिक्स का डिवीजन डिफाइन ही नहीं होता है, मैट्रिक्स का भाग डिफाइन ही नहीं होता है, मतलब मैट्रिक्स का भाग होता ही नहीं है। तो यहां नहीं निकलेगा। वैसे a = दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय दिस मैट्रिक्स करेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स का भाग नहीं होता है। अच्छा, तो फिर कैसे निकालेंगे, अब ध्यान देंगे, इधर देखेंगे। देखो, जब भी ना दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हो,
ऐसा भी हो सकता था ए उधर होता, ये वाला मैट्रिक्स इधर होता। तो जब भी इस तरह का हो और एक अननोन मैट्रिक्स दिया हुआ रहे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो यहां पे जो ए निकालना पड़ेगा या फिर जो भी अननोन मैट्रिक्स है उसको निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है, उसको जो है ना आपको खुद मानना पड़ेगा उस मैट्रिक्स को। जब तक मानेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन का यही जनरल मेथड है कि ए मैट्रिक्स आपको यहां रखना पड़ेगा अपने से खुद मान करके। अच्छा, जैसे आप ए मैट्रिक्स मानोगे तो सबसे पहले बात होगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मानेंगे हम, कुछ तो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप यहां पे रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स नहीं पटक सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ खास कंडीशन होता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी ये आया होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले ए का ऑर्डर लिखेंगे, ए का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। ध्यान देंगे इधर ए का ऑर्डर कैसे डिसाइड हो, इधर देखेंगे। अच्छा, अपने को ए का ऑर्डर लिखना है। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर दिख रहा है, क्या होगा, ध्यान से देखें, 3 रो 2 कॉलम 3/2 होगा। और आगे वाले का भी ऑर्डर बता सकते हैं आप, क्या होगा, 3/3 होगा। अब इधर ध्यान देंगे, आपको ए का ऑर्डर लिखना है, क्या होगा। अच्छा, ये जो ए है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर ये वाला मैट्रिक्स आया है। अच्छा, ए कब मल्टीप्लाई हुआ होगा इसके साथ, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का कंडीशन क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैट्रिक्स ए का रो कितना होगा, कितना नंबर ऑफ रोज होगा, 2 नहीं होगा, ये दोनों सेम हुआ होगा तभी ना मल्टीप्लाई होके ये आया होगा, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब ए में नंबर ऑफ रो कितना होगा, 2 होगा। अब है ए का कॉलम कितना होगा, ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा। अच्छा, ये वाला मैट्रिक्स इसका जो ऑर्डर आया है इसका ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स से ही ना इसका ऑर्डर डिसाइड होता है। इस मैट्रिक्स का पहले वाला, इस मैट्रिक्स का बाद वाला, यही ना ऑर्डर डिसाइड करता है। कैसे लिखते थे हम लोग, जो रिजल्ट आता था उसका ऑर्डर जो सेम है उसको खत्म कर देते थे और इसका शुरू वाला इसका बाद वाला, यही ऑर्डर होता था। अब ध्यान दें, इसमें जो 3 लिखाया होगा ये यहां से आया होगा, पहले मैट्रिक्स का रो से, नंबर ऑफ रोज से, और ये वाला 3 कहां से आया होगा, इस दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स से। तो इसका मतलब यहां कितना होगा, 3 नहीं होगा। तो इसका मतलब ए का ऑर्डर कितना होगा, 2/3। यही इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो अननोन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिखना। एक बार फिर से देखेंगे कैसे लिखे हैं। ए का ऑर्डर लिखना है, सबसे पहले क्या किए, इसमें नंबर ऑफ रोज देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रोज के लिए ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है ना, तभी तो रिजल्ट आया है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। तो अगर यहां 2 है तो यहां भी कितना होगा, 2 होगा। चलो रो मिल गया, एक में रो कितना होगा, 2 रो होगा। इसके बाद क्या है, ए में कॉलम कितना होगा। अच्छा, ये कैसे डिसाइड किए हम लोग, ये जो रिजल्ट आया है 3/3 इन दोनों का गुना होके ही ना आया है ना, इन दोनों का गुना होके। तो इसका जो ऑर्डर डिसाइड होता है पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स से। तो ये 3 यहां से आया होगा और ये 3 कहां से आया होगा, यहां से आया होगा। इसका मतलब ए का ऑर्डर कितना होगा, 2/3। ए का ऑर्डर कितना होगा, 2/3। ठीक है, अब लिख लेते हैं, मान लेते हैं ए मैट्रिक्स, लेट द मैट्रिक्स ए इज ए, एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानना है आपको। क्या मान लेते हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2। ध्यान से देखें 2/3 इसका ऑर्डर है, 2 रो 3 कॉलम। उस हिसाब से क्या होगा, देयरफॉर इधर ध्यान देंगे, 2 1 -3 -1 0 4 इंटू ए x1 y1 z1 x2 y2 z2 इक्वल टू -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 15। ये नहीं हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करके किसी तरह x1 y1 z1 x2 y2 z2 निकालना है और उसको निकाल करके यहां पटक देंगे हम लोग ए पे, तो ए हो जाएगा।
अब ध्यान दें, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, पहले वाले मैट्रिक्स का रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2x1 माइनस x2, 2x1 माइनस x2, फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ, तो 2y1 माइनस y2, तो 2y1 माइनस y2, फिर ये इसके साथ 2z1 माइनस z2, 2z1 माइनस z2, फिर क्या करेंगे, इस रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, x1 0 इंटू x2 0 हो जाएगा, यानी यहां क्या हो जाएगा, x1 प्लस 0, अच्छा x1 प्लस 0। उसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस 0, तो y1 प्लस 0, फिर ये इसके साथ तो z1 प्लस 0, z1 प्लस 0, फिर क्या होगा, ये वाला रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये इसके साथ तो माइनस 3x1 प्लस 4x2, माइनस 3x1 प्लस 4x2, फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ माइनस 3y1 प्लस 4y2, माइनस 3y1 प्लस 4y2, और फिर क्या हो जाएगा, ये वाला रो इस कॉलम के साथ तो माइनस 3z1 प्लस 4z2 इक्वल टू क्या है, -1 1 9 -8 -2 22 -10 5 -5 और यहां क्या 15, यही है। अच्छा अब ध्यान से देखें इधर, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, ऑर्डर भी क्या है 3/3, तो इसका मतलब क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर। आपको क्या करना है, यहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर करके x1 y1 z1 और x2 y2 z2 का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान दें इधर, देखें कैसे आसानी से निकल सकता है। अच्छा अगर ध्यान से देखेंगे, यहां x1 ही लिखा हुआ है, यहां y1 ही लिखा हुआ है, यहां z1 ही लिखा हुआ है, 0 में ऐड होगा तो क्या बचेगा, x1 ही बचेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, यहां जो x1 है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 1 नहीं है, तो यहां से x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है ना, जो दिख रहा है उसको आराम से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, तो यहां पे y1 का वैल्यू कितना है, -2। इसके बाद z1 का वैल्यू कितना है, -5। दिख रहा है साफ साफ, दो मैट्रिक्स इक्वल था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर कर दिए। अब क्या है, x1 y1 z1 निकल गया, x2 y2 z2 निकालना है। अब क्या करोगे आप, या तो ऊपर का जो एलिमेंट दिया हुआ है ऊपर के एलिमेंट को इक्वेट कर दोगे उधर वाले मैट्रिक्स से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर, या तो नीचे से भी कर सकते हैं, चलो ऊपर से कर रहे हैं। तो क्या होगा यहां से, एंड ध्यान देंगे इधर 2x1 माइनस x2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 नहीं हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, -1 है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहां ध्यान से देखें, x1 का वैल्यू 1 पता है ना आपको, रख देते हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 2 इंटू x1 कितना है 1 माइनस x2 इक्वल टू कितना हो गया, -1। यहां ध्यान से देखेंगे -x2 -1, इसको उधर भेजेंगे -2 होगा ना, चाहे इधर लिख लेते हैं, x2 इक्वल टू -3, तो यहां से x2 कितना हो जाएगा, अच्छा -x2 इक्वल टू -3, यहां से x2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपली क्या किया, सिंपली x1 का वैल्यू जो है ना पुट कर दिया यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद 2y1 माइनस y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 होगा ना। अब ध्यान से देखेंगे y1 का वैल्यू आपको पता है -2, रख दो यहां पे, तो 2 इंटू -2 माइनस y2 इक्वल टू कितना होगा, -8। यहां ध्यान से देखें, यहां -4 हो जाएगा ना, तो -y2 इक्वल टू -8, इसको उधर भेजेंगे तो -4 है, तो उधर क्या हो जाएगा, +4 नहीं हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, -y2 इक्वल टू -4, तो यहां से y2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x2 3 आया है, y2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लास्टली क्या होगा, 2z1 माइनस z2 इक्वल टू -10, लास्टली हो जाएगा 2z1 माइनस z2 इक्वल टू -10। इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर,
Z1 का वैल्यू कितना -5 रख दें यहां पे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -5 माइनस Z2 इक्वल टू -10। यहां ध्यान से देखिए -10 है ना, तो -Z2 इक्वल टू -10, उधर भेजेंगे तो क्या होगा +10, भिड़ जाएगा दोनों, तो Z2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, Z2 कितना होगा 0 होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे x1 y1 z1, x1 y1 z1, x2 y2 z2 सबका वैल्यू पता है, सबको यहां पटक दें आप, ये निकल जाएगा। हैंस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 कितना है 1, y1 कितना है -2, z1 कितना है -5, x2 कितना है 3, y2 कितना है 4, Z2 कितना है 0। ऑर्डर भी देख सकते हैं आप 2/3, ये हो जाएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी अननोन मैट्रिक्स है, यहां A है, उसका ऑर्डर डिसाइड करोगे कि ऑर्डर क्या होगा, और जिस ऑर्डर का होगा उस हिसाब से आप मैट्रिक्स मान लोगे वेरिएबल में, और सॉल्व करके आप किसी तरह से वेरिएबल का वैल्यू निकालोगे। कोई भी ऐसा भी कर सकते थे आप, जैसे मान लो यहां साफ साफ दिख गया आपको तो दिख गया, अगर नहीं दिखता तो जैसे ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन आता ना 2x1 - x2 और -3x1 + 4x2 = 9, दोनों को सॉल्व करते, तो वहां पे सॉल्व करते दोनों को, यहां साफ साफ दिख गया, तो अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आगे, इधर ध्यान देंगे, अभी जो क्वेश्चन है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड में लिखा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, रीड करना है और समझना है बोल क्या रहा है, फिर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ध्यान देते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखेंगे इधर ध्यान दें। तो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000। एक कोई ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपीज है, 30,000 रुपीज है, 30,000 रुपया है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इस 30,000 को 2 अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, 2 अलग अलग जगह लगाना है। फिर क्या बोलता है, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट। पहला वाला जो बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट देता है, 5% इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से। एंड सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और दूसरा वाला बॉन्ड जो है वो 7% इंटरेस्ट देता है पर ईयर। दूसरा कितना देता है 7%, 7%। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के यूज करते हुए डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। आपको बताना है कि ये जो ₹30,000 है वो अलग अलग बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करना है, तो कितना किस में इन्वेस्ट करना है, किस हिसाब से डिवाइड करेंगे दोनों अलग अलग बॉन्ड में, ताकि इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट बी ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, पहले बोला है 1800, ताकि आपको इंटरेस्ट जो है एनुअल इंटरेस्ट, सालाना इंटरेस्ट कितना मिले 1800 रुपया, 1800। सेकंड में क्या बोलता है एनुअल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 2000 रुपया। इधर ध्यान देंगे बोल क्या रहा है, इसको ना एक डायग्राम, लाइन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर क्या है आपके पास, अच्छा सॉल्यूशन। इधर ध्यान दें क्या दिया हुआ है, गिवन एक ट्रस्ट फंड है, ट्रस्ट फंड, इसके पास टोटल 30,000 रुपीज, 30,000 रुपया, 30,000, 30,000 है 30,000। ये क्या करता है, इस पैसे को 2 अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, 2 अलग अलग बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, ठीक। इसके बाद इंटरेस्ट, फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देता है, सेकंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट देता है। क्या है 30,000 रुपीज है आपके पास, इस 30,000 को 2 अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है आपको। एक फर्स्ट बॉन्ड मान लेते हैं, दूसरे को सेकंड बॉन्ड। पहला वाला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देता है, 5% देता है एनुअल इंटरेस्ट, और सेकंड 7% इंटरेस्ट देता है। तो अब बताना है आपको कि ये जो 30,000 है, 30,000 रुपया है, इसमें कितना इन्वेस्ट करें, इसमें कितना इन्वेस्ट करें, ताकि इंटरेस्ट कितना हो 1800, 1800। इस 30,000 को, इस 30,000 रुपए को में से कितना रुपया फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, कितना रुपया सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, ताकि जो एनुअल इंटरेस्ट हो वो कितना होना चाहिए 1800। पहला क्वेश्चन है।
और दूसरा बोलता है 2000। तो दो अलग अलग है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, दोनों सेम ही होगा। समझ आ रहा है ना बात? अच्छा, अब आप ही बताओगे। हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले मान लेते हैं कि हम लोग जो पहला बॉन्ड में x रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेट द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड कितना कर दिया, रुपीज x रुपीज। ठीक, आप ही बताओ, अगर पहले बॉन्ड में x रुपीज इन्वेस्ट किए तो सेकंड बॉन्ड में कितना रुपए इन्वेस्ट करेंगे? पहले में अगर x किए तो सेकंड में कितना होगा, कितना बच गया आपके पास? टोटल क्या 30,000 ना, 30,000 है, 30,000 टोटल है। उसमें से x पहले पे इन्वेस्ट कर दिए तो कितना बचा होगा? 30,000 माइनस x नहीं बचेगा। तो देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा? रुपीज 30,000 माइनस x हो जाएगा ना। बस सिंपल है, पहले बॉन्ड में x रुपीज इन्वेस्ट किए, टोटल है 30,000, तो सेकेंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस x। अब ध्यान दें, फिर क्वेश्चन क्या बोलता है कि पहला बॉन्ड जो है कितना इंटरेस्ट देता है? 5%, 5%, और सेकेंड बॉन्ड कितना आता है? 7%। वो एनुअल इंटरेस्ट है, हर एक साल। उस हिसाब से पहले बॉन्ड से कितना इंटरेस्ट होगा? किसका 5%? पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया x, तो x का 5%। तो क्या हो जाएगा? नाउ इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट बॉन्ड 5% दे रहा है। फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया? x, तो x का 5%। कैसे निकालते हैं? x इंटू 5/100, तो ये कितना हो जाएगा? 5x/100 नहीं हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड बॉन्ड से कितना है? 7%। किसका 7%? इसका। देयरफॉर इंटरेस्ट फ्रॉम द सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस x इंटू 7/100, यही हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे, इधर देखेंगे, समझेंगे इसको अच्छे से। अच्छा, यहां क्या बोला? यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलता तो आप कैसे करते? तो आप क्या करते हैं ना, इधर ध्यान दें। तब क्या करते आप? नाउ टोटल इंटरेस्ट बोला है ना, तो अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पहले बॉन्ड से इतना, दूसरे बॉन्ड से इतना, तो टोटल इंटरेस्ट अभी क्या हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलता, आपको ऐसे ही सॉल्व करने बोलता, तो ऐसे करते आप। और अभी टोटल इंटरेस्ट कितना रख देते? पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1800 रख देते, 1800। उसके बाद सॉल्व करते, यहां से x निकालते, तो x जो निकलता वो इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट हो जाता। और फिर 30,000 माइनस x करते तो सेकेंड बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट होता कि नहीं? अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलता और आप ऐसे सॉल्व करते, तो कैसे करते सॉल्व आप? टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पहले बॉन्ड से इतना, दूसरे बॉन्ड से इतना, तो दोनों को ऐड करेंगे ना, यही हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या बोला है पहले में, ए में, कि टोटल इंटरेस्ट होना चाहिए 1800। तो पहले ए के अकॉर्डिंग कितना रखते हैं? यहाँ पे 1800 रखते, वहां से सॉल्व करते और सबसे पहले x निकालते। x क्या हो जाता? इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, जो x का वैल्यू होता। और उसके बाद 30,000 माइनस x करते तो इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड हो जाता। लेकिन यहां पे क्या बोला है? यहां बोला है आपको यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है। अब ध्यान दें, देखो जब भी जो है ना वर्ड प्रॉब्लम आए, मतलब कोई लिखा हुआ क्वेश्चन आए, उसमें बोले मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बारे में, तो आप क्या करेंगे? एक रो मैट्रिक्स लेंगे, पहले वाला रो मैट्रिक्स लेंगे, और सेकंड दूसरा कॉलम मैट्रिक्स लेंगे। दूसरा क्या लेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का जो रूल होता है, तो क्या होता है? पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होता है। इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे
कि पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। और हमेशा क्वेश्चन में दो चीज के बारे में बात करेगा। जैसे यहां पे क्या क्या बोला है, एक तो इन्वेस्टमेंट बोला है, सेकंड क्या बोला, इंटरेस्ट बोला है ना। तो किसी एक को रो मैट्रिक्स में रखेंगे, किसी एक को कॉलम मैट्रिक्स में। आप दोनों में से कुछ कर सकते हो। अभी क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट को यहां रखते हैं, तो जो इंटरेस्ट होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स में रख देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं आप, इंटरेस्ट को आप रो मैट्रिक्स में रखें और इन्वेस्टमेंट को कॉलम मैट्रिक्स में। या कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि कोई ऐसा सामान दे देगा, अलग अलग टाइप का कुछ सामान है, और उस सेकंड में क्या दे देगा, उसका प्राइस दे देगा। मान लेते हैं दाल चावल आटा, ये तीन चीज है, फिर उसका करस्पॉन्डिंग प्राइस देगा। तो क्या करेंगे, जो मटेरियल है उसको यहां रखेंगे रो मैट्रिक्स में, और प्राइस को क्या करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में रखेंगे। ठीक, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, प्राइस को आप यहां रख सकते हैं और जो सेकंड थिंग होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स में रख सकते हैं। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो है रो मैट्रिक्स लेते हैं, सेकंड क्या लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। और दो चीज के बारे में बात करेगा, तो एक को रखना है रो मैट्रिक्स में, दूसरे को रखना है कॉलम मैट्रिक्स में। अब ध्यान दें यहां पर। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट ना, टोटल इंटरेस्ट सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो रो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग रखते हैं जो इन्वेस्टमेंट है। तो पहले में कितना x, सेकंड में कितना है 30,000 माइनस x, हो गया ना। सेकंड क्या बोलता है, इंटरेस्ट। तो पहले का इंटरेस्ट कितना 5%, तो 5% या 5% का मतलब 5/100 होता है, तो 5/100 या 5% लिख दें। दूसरे का इंटरेस्ट कितना है 7%, ये हो गया। बात समझ में आया ना। सबसे पहले क्या किए हैं, इन्वेस्टमेंट को हम लोग रो मैट्रिक्स में रखे हैं, और जो इंटरेस्ट है उसको क्या किए, कॉलम मैट्रिक्स में। पहले बॉन्ड से इन्वेस्टमेंट x, दूसरे बॉन्ड से 30,000 माइनस x। पहले बॉन्ड का इंटरेस्ट 5%, दूसरे बॉन्ड का इंटरेस्ट 7%। पहले यहां तक आप लिख लें, वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लें। अच्छा, यहां तक लिखने के बाद इधर ध्यान देंगे, अब क्या है टोटल इंटरेस्ट। तो ए नंबर में टोटल इंटरेस्ट कितना 1800, तो अभी टोटल इंटरेस्ट की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1800। सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो नीचे ए लिखेंगे, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1800 इक्वल टू x 30,000 माइनस x, और इधर 5%। 5% का क्या मतलब होता है 5/100, 7% 7/100। अब क्या करोगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। रूल क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इधर 1800 इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100। अब इधर ध्यान दें, इसको रिलेट कर रहा है। टोटल इंटरेस्ट होना भी कितना चाहिए था, पहले बॉन्ड से कितना 5x/100, दूसरे बॉन्ड से कितना इतना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही ना होगा टोटल इंटरेस्ट। यहां ध्यान दें, वही आया है, पहले बॉन्ड का प्लस दूसरे बॉन्ड का। तो अगर आप एक रो मैट्रिक्स लोगे, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स लोगे, तभी ऐसा आएगा। वैसे आप सोच रहे हैं ना कि ये होना ही चाहिए था। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, पहले बॉन्ड से इंटरेस्ट प्लस सेकंड बॉन्ड से इंटरेस्ट। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, पहला जो है रो मैट्रिक्स लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सॉल्व करते हैं, निकालते हैं x। इधर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, 1800 इक्वल टू 5x/100 प्लस 30,000 इंटू 7/100 माइनस 7x/100 हो जाएगा। अच्छा, 00 कैंसल हो गया। 1800 इक्वल टू 5x/100, इधर ध्यान देंगे प्लस 7 3 जा 21, 2100 हो जाएगा, माइनस 7x/100 यही हो जाएगा। इसके बाद अब इधर ध्यान देंगे, क्या करते हैं x वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दें 7x/100 माइनस 5x/100 इक्वल टू 2100 माइनस 1800, यही हो जाएगा। x वाले को एक साइड कर दिए, बाकी कांस्टेंट को एक साइड कर दिए। सॉल्व करते हैं इसको, देखेंगे इधर 7s माइनस 5x 2x/100 इक्वल टू, यहां हो जाएगा 350। तो x इक्वल टू
300 इंटू 50, दियर फॉर एक्स कितना हो जाएगा 15,000, कितना हो जाएगा 15,000। अच्छा एक्स क्या था आपका, इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, इसका मतलब क्या, हैंस द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, वो एक्स था, एक्स का वैल्यू, और सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या था सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस एक्स था, तो देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड क्या हो जाएगा 30,000 माइनस, ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1500, 15,000, सेकंड बॉन्ड में भी कितना करना पड़ेगा 15,000, ताकि आपको 1800 क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। अब सेकंड क्या है, बी, आपको इंटरेस्ट कितना चाहिए 2000, तो अभी जो वहां 1800 लिखे हैं इसके जगह कितना रखेंगे 2000, बाकी सब सेम होगा। इधर ध्यान दें, तो यहां क्या कर देंगे, बी कितना इंटरेस्ट चाहिए आपको 2000, कितना चाहिए 2000। अब सिंपली क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इधर ध्यान दें आप, वैसे ही होगा सॉल्व, तो यहां क्या हो जाएगा 2000 इक्वल टू 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, यही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2000 इक्वल टू 5x/100 प्लस 30,000 मल्टीप्लाई होगा इंटू 7/100 माइनस 7x/100, यही हो जाएगा। 0 0 0 0 भिड़ जाएगा। 2000 इक्वल टू 5x/100 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2100 माइनस 7x/100। अब क्या करेंगे, x वाले को एक साइड कर दें, एक साइड, तो क्या हो जाएगा 7x/100 माइनस 5x/100 इक्वल टू 2100 माइनस 2000, यही हो जाएगा। सॉल्व करें आप इसको, 2x/100 इक्वल टू 100, भिड़ जाएगा 50, देयरफॉर x इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा तो 5000, कितना हो जाएगा 5000। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड x था ना, अभी कितना हो जाएगा 5000, 5000 रुपया 5000, और इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड तो 30,000 माइनस 5,000, तो कितना हो जाएगा 25,000, 25,000, 25,000 ये हो जाएगा। तो अभी इन्वेस्टमेंट पहले बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको 5,000 रुपया, सेकंड बॉन्ड में 25,000 रुपया। सिंपल है, बस आपको समझना है कि क्या हो रहा है, बोल क्या रहा है और कैसे होगा। पहले रफली आप सोच लेंगे कि बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से कैसे करेंगे, उसका जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो उसी चीज को क्या करेंगे, एक चीज को रो में रखेंगे, रो मैट्रिक्स में, सेकंड को रखेंगे कॉलम मैट्रिक्स में। अब बात करते हैं हम लोग होमवर्क। अच्छा, अब होमवर्क, तो होमवर्क में सबसे पहले एनसीईआरटी, तो होमवर्क एनसीईआरटी। अच्छा, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे थे, 18 तक सॉल्व कर चुके थे। अब जो बचा हुआ बाकी है सब कर लेंगे आप। कौन सा बचा हुआ है 19, 20, 21, 22, ये चारों क्वेश्चन कर लेंगे। इससे क्या होगा, पूरा एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे चारों। इसके बाद क्या बोले हैं कि कोई एक रेफरेंस बुक सॉल्व करेंगे आप, आपको तो हम RS अग्रवाल से दे रहे थे, इसके अलावा आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, RD शर्मा, KC सिन्हा या और कोई रेफरेंस बुक है उससे कर सकते हैं। सबका क्वेश्चन होगा, पूरा एकदम अच्छे से बात किए, पूरा अच्छे से देखें, हर एक टाइप का क्वेश्चन देखे हैं, तो आपसे कोई भी बुक सॉल्व हो जाएगा। अब ढंग से थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल में हम लोग एक्सरसाइज 5C देख रहे थे, एक्सरसाइज 5C। अच्छा, 5C में 23, 24,
23, 24 कर लेंगे, आज के वीडियो से हो जाएगा। इसके बाद 33, 34 भी कर लेंगे, 33, 34 ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है, हो जाएगा आपसे। तो आज इतना ही करेंगे। अब एक चीज बच गया इस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कैसे यूज करते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का जो क्वेश्चन आता है वो कैसे करते हैं। 11th में पढ़े थे ना हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसको ढंग से पढ़ें। अपना जो ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ देख लेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। उसके बाद फिर देखेंगे कि मैट्रिक्स में कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।